बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की अहम मुलाकात, उस मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू जिसमें आइनी अदालत भी है, जिसमें आइनी तरमीम भी है, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का आइनी अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम भी है, और नून लीग से बिलावल भुट्टो ज़रदारी की नाराज़गी भी है। मौलाना फजल रहमान को मैनेज करना, मौलाना फजल रहमान मान गए, ये ढेर सारी अंदरूनी कहानी है इस मुलाकात की, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस अहम मुलाकात की, जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर इस मुलाकात में आपको ये भी बताएंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को लेके जो अब तक जुडिशल ओवररीच होता रहा, हुकूमत के ऊपर अदलिया की हुकूमत, वज़ीर आज़म पे अदलिया का वज़ीर आज़म, तो इस मुलाकात में बिलावल ज़रदारी ने अदलिया के बखिए कैसे उधेड़े हैं, ये सारी डिटेल इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये मुलाकात हमारी हुई है, मेरी हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ। बड़ी तवील मुलाकात थी, एक एक सवाल का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा प्रिसाइजली जवाब दिया, जहां पर डिटेल जवाब देना था तफसील के साथ जवाब दिया। और जो आप नेशनल मीडिया पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के टिकर पढ़ रहे होंगे या ख़बर पढ़ रहे होंगे, वो नाज़रीन अधूरी ख़बर है। मुकम्मल इस ख़बर की जो डिटेल है, मुलाकात का जो अहवाल है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करने की दरख्वास्त करेंगे, वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करने की दरख्वास्त भी करेंगे। तो इस बड़ी ख़बर से पहले नाज़रीन चार मुख्तसर सी अहम ख़बर सिर्फ 1 मिनट में उनकी डिटेल में आपके सामने रखूँगा। एक तो नाज़रीन मुस्तफ़ा काज़मी, जिन्होंने आज कमरा अदालत में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बदतमीज़ी की, बदतहज़ीबी की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, उनकी गिरफ्तारी से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने रोक दिया। पुलिस उस शख्स की ताक में बैठी थी, सब कुछ हो चुका था, फील्डिंग सेट हो चुकी थी, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि बिल्कुल गिरफ्तार ना करें। अब जो पाकिस्तान बार काउंसिल में उनके लाइसेंस का मामला है, उस पर यह पता चला है कि इस शख्स का, मुस्तफ़ा काज़मी का, ना सुप्रीम कोर्ट का वकालत का लाइसेंस है, ना हाई कोर्ट का वकालत का लाइसेंस है, निचली लोअर कोर्ट का लाइसेंस बताया जा रहा है, उस पर भी पाकिस्तान बार काउंसिल कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ जो तोशाखाना की कार्रवाई थी, तोशाखाना 2 केस में फ़र्द जुर्म लगना थी, लेकिन आज इमरान खान साहब ने शिकवा किया, शिकायत की कि मुझे मेरी लीगल टीम के साथ मशवरा नहीं करने दिया गया, तो मौखर कर दें फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को। तो जज साहब ने 5 अक्टूबर तक फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को इमरान खान और बुशरा बीबी साहबा के ख़िलाफ़ मौखर कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन 190 मिलियन पाउंड केस की जो कार्रवाई थी, उसे भी इमरान खान साहब की लीगल टीम की दरख्वास्त पर जो है कल तक मुलतवी कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ हमारी मुलाकात हुई है। ये मुलाकात नाज़रीन हमारे साथी हैं तैयब बलोच साहब, उनकी जानिब से इस अहम मुलाकात का बंदोबस्त किया गया, अरेंजमेंट किए गए, और इसमें ज़्यादातर जो लोग मुलाकात करने के लिए गए, उसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, और दोनों साइड के थे जो अपना वीलॉग्स करते हैं, यानी हसनात मलिक भी थे, अदिल सरफराज भी थे, और उसके साथ साथ सुहेल रशीद भी थे, मियाँ अकील अफजल साहब भी थे, क़य्यूम सिद्दीकी भी थे, नासिर इकबाल साहब भी थे, तैयब बलोच थे, जाज़िब अब्बासी थे, और भी ऐसे चंद नाम, अमानत गशकोरी साहब भी थे, जावेद सोमर साहब भी थे। तो ये नहीं था कि कोई ख़ास तबके के साफियों को बुलाया गया, मेरिट के ऊपर बुलाया गया। मेरिट के ऊपर तैयब बलोच साहब ने नामों का इंतखाब करके लिस्ट दी, और ये मुलाकात अरेंज हुई। और ये ख्वाहिश बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ भी थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, उनसे भी मैं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत कर पाऊँ, अपना मौक़िफ़ बता पाऊँ, उनका क्या इनपुट है वो भी उनसे पता चल पाए। तो इस मुलाकात में नाज़रीन बड़ी, जैसे मैंने कहा कि तवील मुलाकात हुई है, तो मैं एक एक करके एक एक नुक्ते की डिटेल आपके सामने रखूँगा। तो इस पर अगर प्रोग्राम लंबा होता है, तवालत अख्तियार करता है, तो उसके लिए एडवांस माजरत खा हूँ, लेकिन एक एक नुक्ता जो है वो खबरियत से लबरेज़ है इस मुलाकात का। एक तो नाज़रीन कहा गया कि ये आईनी अदालत का अब क़याम क्यों सोचा गया, अब आपको इतनी जल्दी क्या है, टाइमिंग बड़ी अहम है। और फिर कहा गया कि 25 अक्टूबर के बाद क्यों नहीं हो सकती, तो
तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हम तो 1996 में भी आईनी अदालत के क़याम की बात करते थे, और ये वो दौर था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जब हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात होते थे, मेरी वालदा के ख़िलाफ़, मेरे वालिद के ख़िलाफ़, हम तो वकील करते थे, नून लीग जो है वो हमारे ख़िलाफ़ जज कर लेती थी, मतलब जज को से हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिलवाती थी। ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा। वो एक अलग बहस है कि 2006 में दोनों सियासी जमातों के माबैन COD हुआ, जिस पर बाकी सियासी जमातों ने भी दस्तखत किए, इमरान खान साहब ने भी दस्तखत किए, लेकिन जो तलख हकीकत है वो बिलावल ज़रदारी साहब ने बताई कि हम वकील करते थे, हमारे मुखालिफ जो है वो जज कर लेते थे। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी शिकवा किया कि पहले तो 2010 में ये आईनी तरमीम हो जानी चाहिए थी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के क़याम के हवाले से, लेकिन 15 साल पहले ताख़ीर हो चुकी है। COD 2006 में साइन हुआ और 6 साल के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना थी, मरकज़ की सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी। तो 15 साल तो बिलावल ज़रदारी ने कहा कि हमने पहले ज़ाया कर दिए, मज़ीद 15 साल इस बहस पे कि कैसे उसकी नेटिग्रिटी क्या होगी, इस पे मज़ीद 15 साल ज़ाया नहीं करने चाहिए। एक इदारे की कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की हमें बुनियाद रखनी चाहिए, और बुनियाद ऐसी हो कि जैसे हमने लंबी इनिंग्स खेलना है, एक इदारा हमने बनाना है, और उसकी बुनियादों को हमने पोल्यूटेड नहीं करना। जैसे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में तकर्रियाँ होती रहीं, ट्रांसपेरेंट नहीं थी। आईनी अदालत में तकर्रियों का प्रोसेस बड़ा साफ शफाफ होना चाहिए कि जो इस इदारे को बनाने का मकसद है वो अचीव हो। ऐसा ना हो कि जो शिकवा शिकायत हमारी अभी सुप्रीम कोर्ट या मौजूदा अदलिया से हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से भी हमारा वो शिकवा वो जवाज़ बन जाए। अल्फाज नाज़िम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के और हो सकते हैं, लेकिन उनके कहने का मकसद यही था। और फिर बिलावल ज़रदारी साहब ने नून लीग पे जो चढ़ाई की, जो शिकवा किया मौजूदा हालात में कि ये जो आईनी तरमीम करने जा रहे थे, ये तो पीपल्स पार्टी का मंशूर है, COD में शामिल है, तो ये जजेस को जो जाके इन्होंने बताया, इन्होंने जजेस को क्यों बताया कि हम आईनी तरमीम करने जा रहे हैं? ये मेरे साथ तो उन्होंने आइडिया शेयर नहीं किया। मेरे साथ शेयर करते तो मैं इनको कहता कि आप जजेस को जाके बताएं कि हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बताए बगैर अदलिया को बता दिया। और फिर रात की तारीकी का सवाल हुआ कि रात की तारीकी में आप ये आईनी तरमीम करने जा रहे थे, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका जवाब यह दिया, बल्कि खूबसूरत जवाब दिया कि जब हमने जाके बताया, चलें हुकूमत ने जाके बता दिया, उसका नतीजा क्या निकला? 3 दिन के बाद स्टे ऑर्डर आ गया। तो फिर इस बात को, इस पैकेज को, आईनी तरमीम के मसौदे को क्यों छुपा के ना रखते? और फिर बिलावल ज़रदारी साहब से एक और सवाल भी हुआ कि आप क्या समझते हैं कि 25 अक्टूबर से पहले आपने क्यों करवाना है, 25 अक्टूबर के बाद करवा लें? तो बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि जो जुडिशल ओवररीच होता रहा और जो ये मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है, और फिर 14 सितंबर की जो जज साहबान की वजाहत आई है, उससे तो हमें पैगाम दे दिया गया है कि 25 अक्टूबर से पहले कर लो, 25 अक्टूबर के बाद अगर करोगे तो फिर मुश्किलात होंगी, फिर हमें ये नहीं करने देंगे जो कुछ हमारे साथ 19वीं तरमीम में हुआ कि हमने आईनी 18वीं तरमीम में एक बैलेंस रखा, जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से उस बैलेंस को इम्बैलेंस कर दिया गया 19वीं तरमीम के ज़रिए। लेकिन ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि हमारी तरजीह जो है 25 अक्टूबर से पहले इस आईनी तरमीम को पास कराना है। 25 अक्टूबर तक नहीं होती तो बिलावल ज़रदारी ने कहा कि ये नहीं कि हम नहीं करेंगे, हम तब भी करेंगे 25 अक्टूबर के बाद, लेकिन फिर ये होगा कि फिर हम आमने सामने होंगे। इस आईनी अदालत को, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को मौजूदा निज़ाम के लिए, मौजूदा अदालती निज़ाम के लिए हज़म करना इतना आसान नहीं होगा। और फिर बिलावल ज़रदारी साहब ने जिक्र किया जुडिशल ओवररीच का। उन्होंने कहा जी कराची बदअमनी के नाम पे क्या होता रहा सिंध हुकूमत के साथ, कि सिर्फ कराची में बदअमनी थी, लाहौर में नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा या किसी और जगह पे नहीं थी, सिर्फ कराची बदअमनी को क्यों फोकस किया गया? एक चीफ जस्टिस कराची में बैठ के कराची बदअमनी केस की समाअत करता था, ऑर्डर करता था, इमारतें गिराता था और पता नहीं क्या कुछ होता था। और फिर बिलावल ज़रदारी ने यह भी कहा कि सियासतदानों को तो सिसिलियन माफिया कहा जाता है, सियासतदानों को तो गॉड माफिया, अपना गॉड फादर का लक़ब दिया गया। मैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ तो बात कर सकता हूँ, मैं जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता। मैं अवाम का मुंतखब नुमाइंदा हूँ, मैं अगर जुडिशरी के ख़िलाफ़ बात करूँगा, जज के ख़िलाफ़ बात करूँगा, मुझे कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा। मैं एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात कर सकता हूँ, किसी जज के ख़िलाफ़ बात करूँगा तो कंटेम्प्ट हो जाएगी। और फिर बिलावल ज़रदारी ने यह भी कहा कि अदलिया खुद एक मार्शला है, यानी अदलिया को बिलावल ज़रदारी साहब ने मार्शला से ताबीर किया। और फिर आगे चल के एक और भी बात हुई
एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक साथी ने सवाल किया, चले मैं यहीं पे उसको कवर कर देता हूँ। सवाल किया कि एस्टेब्लिशमेंट अब ये आपसे आइनी तरमीम करवाना चाहती है और अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मान रही। इस पे भी बड़ा खूबसूरत जवाब दिया बिलावल ज़रदारी ने लॉजिक के साथ। उसने कहा जी COD मेरा है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आइडिया, और फिर उस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी और फिर बाकी सियासी जमातें ने भी सिग्नेचर कर दिए। अगर आज नून लीग COD पे है, आइनी अदालत बनाना चाहती है, मैं क्यों मुखालफत करूँ, मैं क्यों एतराज़ करूँ? आज अगर इस्टेब्लिशमेंट ने COD को मान लिया है और वो भी चाहती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, तो मैं क्यों एतराज़ करूँ? और फिर आगे चल के बिलावल ज़रदारी साहब ने लोटाक्रेसी के हवाले से सवाल का जवाब दिया। एक दोस्त ने सवाल किया कि ये तो आर्टिकल 63A के खिलाफ जो नजरसानी दरख्वास्त है, आप तो लोटाक्रेसी को, फ्लोर क्रॉसिंग को प्रमोट करना चाहते हैं। बिलावल ज़रदारी ने दो टोक अल्फाज में, अंदाज में जवाब दिया कि ये आर्टिकल 63A किसने शामिल किया था कॉन्स्टिट्यूशन में? अदलिया ने शामिल किया था, चीफ जस्टिस ने शामिल किया था, हमने शामिल किया था। हमने शामिल किया था और इंटेंट ये था कि लोग अपना वोट भी दें, और एक हमने बैलेंस भी रखा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई जाता है तो सोच समझ के जाए कि उसको डिस्क्वालीफाई भी होना पड़ेगा। लेकिन अगर बिलावल ज़रदारी ने कहा कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई वोट करता है, उसने दोबारा अवाम में जाना है, अवाम उसको अगर मुंतखब करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उसका वो वोट देने का फैसला ठीक था। अगर वो वोट में जाता है, हार जाता है, तो इसका मतलब ये होगा कि उसका पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देने का जो फैसला वो गलत था। तो ये भी बिलावल ज़रदारी साहब ने बयान दिया। और फिर बिलावल ज़रदारी साहब ने ये भी कहा कि 63A में अदलिया की बदनीति है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया गया। और फिर यह भी कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि किसी शख्सियत के लिए हम ये तरमीम नहीं करना चाहते। लेकिन काजी फायसा साहब की उन्होंने तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हम अगर काजी फायसा बनते हैं, आईनी अदालत के चीफ जस्टिस, या मंसूर अली शाह बनते हैं, जो भी बनेगा 3 साल के लिए होगा ना, लेकिन हमने लंबी इनिंग्स खेलनी है। ये 3 साल के बाद जो भी पहला चीफ जस्टिस आएगा वो चला जाएगा, लेकिन हमने तकर्रियाँ ऐसे करनी है कि तकर्रियों के निज़ाम जो है वो आलूदा ना हो। और फिर ये भी उन्होंने कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कि ईसा जो काजी फायसा साहब हैं, ये जब से आए हैं इन्होंने पार्लियामेंट में के मामलात में कोई ओवर रीच नहीं किया, इन्होंने आइन और कानून को फॉलो किया। और मैं ये समझता हूँ, बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि मंसूर अली शाह साहब भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो आइन और कानून के बरखिलाफ़ हो। और फिर आगे चल के बिलावल ज़रदारी साहब ने कहा कि ईसा साहब ने, यानी चीफ जस्टिस काजी फायसा ने, पार्लियामेंट पे सख्ती नहीं की। और फिर उन्होंने नाम लिया साकिब निसार का कि साकिब निसार जो डैम बना रहा था, उसने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया, उसने अपने अख्तियारात को, वो अख्तियारात इस्तेमाल किए जो नहीं थे। और फिर मौलाना साहब के हवाले से भी सवाल हुआ कि ये जो आप आइनी तरमीम करना चाहते हैं। अच्छा ना, यहाँ पे एक और नुक्ता, बिलावल साहब की बात से एक जो चीज़ हमें एनालिसिस भी साथ करें ना, बिलावल साहब काजी फायसा साहब को आइनी अदालत का चीफ जस्टिस लगाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है, यानी उनका ये फैसला है बिलावल ज़रदारी साहब का कि चीफ जस्टिस काजी फायसा आइनी अदालत के चीफ जस्टिस बने। लेकिन ये मशरूत होगा जो मौलाना के साथ उनके नेगोशिएशन चल रही हैं। फिर यहाँ पे सवाल हो जाता है कि मौलाना साहब क्या मान जाएंगे इस आइनी तरमीम पे? क्या मौलाना साहब मुश्किल नहीं है उनको मनाना? तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया बिलावल ज़रदारी ने। उसने कहा कि मौलाना मुश्किल आदमी नहीं है, मसला यह है कि मौलाना को मैनेज किया जा सकता है, लेकिन मौलाना को ये तमाम बातें नहीं बताएंगे। और ये बिलावल ने क्लियर किया कि मौलाना के साथ और बाकी लोगों के साथ जो नीटी ग्रिटीज़ थी, एक कंसेप्ट तो शेयर किया गया और उस कंसेप्ट पे मौलाना फजल रहमान एग्री हैं, आइनी अदालत के क़याम पे और आइनी तरमीम पे। और मिलिट्री कोर्ट्स की बिलावल ज़रदारी ने कहा कि मुखालफत करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। लेकिन 9 मई के वाक़या का उन्होंने जिक्र किया कि जब 9 मई हो और हमारी अदलिया चलें इमरान खान को छोड़ दें। बिलावल ज़रदारी ने कहा कि 9 मई एक कू के करीब ये इंसिडेंट था, जो कुछ 9 मई को हुआ वो एक कू यानी एक बगावत के करीब था। लेकिन चलें मिलिट्री कोर्ट को निकाल दें, हमारी अदलिया ने क्या किया, इमरान खान को छोड़ दें, PTI के बड़े बड़े नामी ग्रामी रहनुमाओं को छोड़ दें जो वीडियोस में नज़र आ रहे हैं, क्या अदलिया ने उनको सज़ाएं दी? तो फिर हमारे लिए कुछ कहने का जवाब भी होता। और फिर इमरान खान साहब के वाले से भी सवाल हुआ कि इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं होगा। इस पे बिलावल ज़रदारी साहब का ये जवाब था कि किस बात पे सबूत लेके आए, यानी वो इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है उसकी मुखालफत भी नहीं कर रहे थे और उसकी हमायत भी नहीं कर रहे थे, उसे सबूतों के साथ मशरूत किया।
और फिर बिलावल जरदारी ने यह भी कहा कि अल्टीमेटली मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होता है तो फिर प्रेसिडेंशियल जो पार्डन है उसका अख्तियार हमारे पास है। यानी जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठे हैं। और फिर आज आगे चल के बिलावल जरदारी साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के हक़ में यह भी दलील दी कि जब सिर्फ कौमी असम्बली थी, सेनेट नहीं थी, तो हमने कौमी असम्बली के ऊपर सेनेट का ऐवान बनाया। मतलब पार्लिमान ने सेनेट का ऐवान बनाया। वो क्यों बनाया गया? बिलावल जरदारी ने कहा कि कौमी असम्बली के ऊपर जब सेनेट का ऐवान बना तो किसी ने एतराज़ नहीं किया, सूबों को वहाँ पर बराबर नुमाइंदगी दी गई। और फिर उन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम में हमने तो सदर पाकिस्तान के अख्तियारात को ख़त्म कर दिया, हमने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी, तो यहाँ पर भी अगर आईनी अदालत बनेगी तो यहाँ पर भी बिजनेस की, जुडिशल बिजनेस की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये कोई पैरेलल अदलिया नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अपना काम करेगी, और एग्जेक्टिव का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। वो अपने फैसले करने में मुकम्मल तौर पे आज़ाद होंगे। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसे जज भी थे बिलावल जरदारी साहब ने कि जो डैम बनाते थे, इमारतें गिराते थे, और अदलिया जो है उसका कंसेप्ट जुडिशल ओवररीच जो अपने अख्तियारात से तजावज़ करते हैं, दीगर अदारों के, पार्लिमान के अख्तियारात में मदाखलत करते हैं, ये हुकूमत के ऊपर हुकूमत है, ये वज़ीर आज़म के ऊपर वज़ीर आज़म है। और माजी में उन्होंने कहा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का नेक्सस रहा है। और फिर आगे चल के बिलावल जरदारी साहब ने यह भी कहा कि मैं अगर होता, जब हमारे गर्दन पे बंदूक रख के, बंदूक नहीं मतलब घुटना रख के 19वीं तरमीम करवाई गई, मैं अगर तब होता तो मैं बिल्कुल 19वीं तरमीम ना करने देता। बेशक जो कुछ अदलिया ने करना था हमारे साथ कर लेते, लेकिन मैं 19वीं तरमीम का ना कहता, मैं उसको करने की कभी इजाज़त ना देता 19वीं तरमीम की। और फिर मुशर्रफ के ट्रायल की बात हुई। एक साहब ने सवाल किया कि यही अदलिया ने एक साबिक डिक्टेटर का आइन शिकनी के ऊपर ट्रायल किया, उसको सज़ा दी। इस पे भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बड़ा खूबसूरत और प्रिसाइसली जवाब था कि इस अदलिया ने नहीं किया, मुशर्रफ को सज़ा इसने नहीं दी, इस अदलिया के तो 2 हाई कोर्ट्स ने उसका ट्रायल 2 मरतबा रोक दिया, उसकी आइनी अदालत को उड़ा के रख दिया। ये तो स्पेशल कोर्ट में सेठ वकार ने और उसके साथी जजेस ने परवेज़ मुशर्रफ को ये संगीन गद्दारी केस में सज़ा सुनाई। और फिर उन्होंने कहा कि जब वो अपील सुप्रीम कोर्ट में आई सज़ा के खिलाफ परवेज़ मुशर्रफ की, उसका क्या बना? सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं। और ये भी काजी फाइसा ही थे। बिलावल जरदारी ने कहा कि काजी फाइसा ना होते जिन्होंने इस सज़ा को, फांसी की सज़ा को बरकरार रखा, अगर काजी फाइसा इसका फ़ैसला ना करते तो यही अदलिया जो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि सज़ा भी ख़त्म परवेज़ मुशर्रफ की, आइनी अदालत भी ख़त्म, इन्होंने उसी फ़ैसले को बरकरार रखना था, इन्होंने सज़ा वाले फ़ैसले को बरकरार नहीं रखना था। और फिर मुशर्रफ को कैसे निकाला गया उस पर भी बिलावल जरदारी साहब ने बात की कि हमने तो अपना मुशर्रफ के साथ लड़ाई छेड़ दी थी, हमने तो उसके मुआवजे का फ़ैसला किया था, हम तो उसके आमने सामने आ गए थे। फिर उसके इदारे वाले मुशर्रफ के पास गए थे कि आप रिज़ाइन कर जाएं, और वो रिज़ाइन करके चला गया। लेकिन अगर मुआवजा परवेज़ मुशर्रफ का होता तो फिर उसके बाद हम उसका आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल भी करते। ये भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा। और फिर बिलावल जरदारी ने यह भी कहा कि जब हम ट्रायल नहीं कर सके, हमने तो उसे भगा दिया, उसके सामने हमने उसको छेड़ा, हम आमने सामने थे लेकिन वो चला गया। और जो नवाज शरीफ ने ट्रायल तब किया परवेज़ मुशर्रफ का, जब जरदारी साहब ने तकरीर की और उसमें कहा, जरदारी साहब ने नवाज शरीफ को कदम बढ़ाओ कि हम तुम्हारे साथ हैं, बिल्ला काबू में आ गया है, इस बिल्ले को छोड़ना नहीं। उसने कहा कि हमने तब भी नवाज शरीफ को सपोर्ट किया परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल करने के लिए। और फिर एक और बात की आखिर में बिलावल जरदारी साहब ने कि जो आर्टिकल 184(3) है अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का जो अख्तियार है, इसे वेपनाइज किया गया, इसे वेपन के तौर पे पार्लिमान के ख़िलाफ़, सियासतदानों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। लेकिन आज इस पूरी मुलाकात में जो हमें बात समझ आई है वो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आइनी तरमीम के लिए, आइनी अदालत के लिए संजीदा भी हैं, और उनका इंटेंट भी नज़र आता है। और वो हर सूरत में उनकी कोशिश ये है पहली तरजीह में कि 25 अक्टूबर से पहले पास कराएं। 25 अक्टूबर से पहले पास नहीं होती, उसके बाद भी ये आइनी तरमीम को करवाने की कोशिश करेंगे। वैसे मौलाना साहब के साथ आज नवीद कमर साहब की मुलाकात भी हुई है और इरफान सदीकी साहब ने मुलाकात भी की है। लेकिन बहरहाल इस प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।